एक गांव में कैलाश नाम का एक किसान अपनी पत्नी शांति के साथ रहा करता था। वह अपने खेत पर अपने बड़े भाई बलविंदर के साथ काम किया करता था। चलो भाई कैलाश, अब घर चलते हैं, शाम भी हो गई है। कल भाई जल्दी आ जाना, कल अपन को फसल भी काटनी है। और वह ऐसा कहकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या करूँ जी, घर में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है और अब मोहन भी बड़ा हो रहा है, उसके लिए भी तो कुछ जमा पूंजी रखनी पड़ेगी ना। अरे तुम क्यों चिंता करती हो? सब अपना अपना भाग्य लिखा कर लाते हैं, वह भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। अच्छा जी, यह सब आपकी मूर्खता के कारण हो रहा है। आप अपने भाई से जमीन का बराबर हिस्सा क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो, उनके घर में 5 सदस्य हैं और हमारे घर में केवल 3 सदस्य हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आपको मोहन की कसम है जी, आपको अपने भाई से जमीन का बराबर हिस्सा लेना ही होगा। शांति, तुम तो जानती ही हो, हमारे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम दोनों भाई साथ मिलकर काम करें। अच्छा, तो तुम अपने पिता की सोच के साथ यहीं रहो। मैं मोहन को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। बस जब तुम्हें हमारी कीमत समझ आ जाए तो हमें बुला लेना। और शांति मोहन को लेकर अपने साथ चली जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? मुझे लगता है मुझे भैया से एक बार बात करनी चाहिए। और अगले दिन कैलाश अपने भाई के पास चला जाता है। भैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है अपनी जमीन को लेकर। हाँ बताओ कैलाश, क्या बात हो गई जो आज तुम सुबह सुबह यहाँ आ पड़े? भैया, मुझे आपसे जमीन के बंटवारे की बात करनी है। ये क्या कह रहे हो कैलाश? तुम्हें अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश नहीं मालूम है क्या? हाँ भैया, मुझे पिता की आखिरी ख्वाहिश याद है, पर मुझे अपना घर का खर्च चलाने में दिक्कत आ रही है और फिर मोहन भी अब बड़ा हो रहा है, मुझे उसके लिए भी आगे का कुछ सोचना है। हाँ तो ठीक है, पर उस ज़मीन का ज़्यादा हकदार मैं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये क्या बात हुई भैया? ज़मीन का बंटवारा होगा तो बराबर का होगा, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है। और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और उन्हें देखकर एक बुजुर्ग वहां आता है। क्या बात हो गई बेटा? तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ क्यों लड़ रही हो? और कैलाश उसे पूरी बात बता देता है। ठीक है बेटा, इसका फैसला तो हमारे महाराज ही कर सकते हैं, तुम दोनों उनके पास क्यों नहीं जाते हो? तो ठीक है कैलाश, हम दोनों फसल कटाई के बाद राजा के पास जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ राजमहल में सेनापति आता है। महाराज, महाराज। क्या हुआ सेनापति? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हारे साथ यह लोमड़ी कैसे अंदर आ गई? महाराज, यह कोई लोमड़ी नहीं है, यह हमारे प्रिय राजकुमार हैं। ये क्या कह रहे हो सेनापति? एक इंसान लोमड़ी कैसे बन सकता है? और यह दुस्साहस किसने किया मेरे प्रिय बेटे के साथ? महाराज, आज राजकुमार हमारे साथ शिकार पर गए थे और वहीं अरे सेनापति, मुझे लगता है उन झाड़ियों के पीछे शायद कोई शेर है, लाओ भाला दो। और राजकुमार भाले को शिकार पर फेंक देता है।
चलो सेनापति, वहाँ चलकर देखते हैं। और राजकुमार सेनापति के साथ वहां चला जाता है। और राजकुमार ने शेर समझकर एक गाय को मार दिया होता है। हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? मुझसे तो गौ हत्या का पाप हो गया। अब मैं क्या करूँगा? तभी वहां एक साधु आ जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया मेरी गाय के साथ? किसने मारा मेरी गाय को? मैंने तो यहाँ सिर्फ इस गाय को चारा खाने के लिए छोड़ा था। और साधु की नजर राजकुमार पर पड़ती है। अरे मूर्ख राजकुमार, ये क्या किया तूने? तुझे पता है तूने कितना बड़ा पाप किया है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू लोमड़ी बन जाए। और साधु के श्राप से राजकुमार लोमड़ी बन जाता है। और साधु महात्मा वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, यह क्या किया साधु महाराज ने? अब मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? ये क्या कह रहे हो सेनापति? अब मैं अपने प्रिय पुत्र को श्राप से कैसे मुक्ति दिलवा पाऊंगा? महाराज, मुझे लगता है हमें उस साधु के पास चलकर क्षमा याचना करनी चाहिए। अब वही एक रास्ता है जो हमारे प्रिय राजकुमार को श्राप से मुक्त करेगा। मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए हम साधु के पास चलते हैं। और राजा साधु के पास चला जाता है। प्रणाम साधु जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मुझ अभागे के पुत्र को ही आपने आज श्राप दिया था। महात्मन, यह मेरा इकलौता पुत्र है। कृपया आप मेरे पुत्र के श्राप की मुक्ति का रास्ता दिखाइए। राजा की बात सुनकर साधु बोलता है, महाराज, आप एक सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। आपके राज्य में सारी प्रजा शांति से रह पाती है। मैं आपके इस उपकार के कारण आपको इस श्राप की मुक्ति का रहस्य बता रहा हूं। तो सुनिए, यहां से 100 मील दूर एक वृक्ष है जिस पर एक भी पत्ता नहीं है। वह वृक्ष ही आपके पुत्र के श्राप का उपाय बताएगा। पर वह वृक्ष उसी इंसान से बात कर सकता है जो इंसान अपने से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखता हो और वह बहुत ईमानदार हो। और राजा साधु का धन्यवाद कर कर महल वापस आ जाता है। हे भगवान, अब मैं ऐसा आदमी कहाँ से ढूंढ कर लाऊं जो दूसरों का ध्यान अपने से ज्यादा रखता हो और वह ईमानदार भी हो। मंत्री जी, मैं आपको यह काम सौंप रहा हूँ। आप ही ऐसा आदमी ढूंढ कर लाइए इस गांव से। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और मंत्री गांव में इस काम के लिए निकल जाता है। हे भगवान, यह किस विडंबना में फंसा दिया मुझे महाराज ने। अब मैं ऐसा आदमी इस गांव में कहां ढूंढूंगा? तभी बलविंदर मंत्री को देख लेता है और वह कैलाश से कहता है, चलो भाई कैलाश, अब अपन मंत्री जी के पास चलते हैं। वही इस बात का फैसला करेंगे कि यह जमीन का बंटवारा कैसे होगा। ठीक है भैया, चलिए। और वह दोनों मंत्री के पास चले जाते हैं। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम। क्या बात है? क्या परेशानी है तुम दोनों को? और बलविंदर मंत्री को सारी बात बता देता है। पर बलविंदर, कैलाश बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम दोनों में जमीन बराबरी में बंटनी चाहिए, क्योंकि तुम दोनों इस जमीन पर बराबरी की मेहनत करते हो। क्यों भाई कैलाश, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मंत्री जी, आप बात तो ठीक कह रहे हैं, पर इस जमीन की जरूरत मुझसे ज़्यादा मेरे भाई को है। और मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा था, मेरा पुत्र, वह तो अपनी माँ के साथ उसके मायके चला गया है। और फिर मेरा गुजारा तो वैसे भी इस जमीन से चल जाएगा। मंत्री कैलाश की बात सुनकर मन ही मन सोचता है,
मुझे लगता है कैलाश ही वह आदमी है जो दूसरों का ध्यान अपने से ज़्यादा रखता है और यह बहुत ईमानदार भी है। ठीक है भाई कैलाश, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुमको जमीन का जैसा बंटवारा करना हो तुम वैसे कर लो। और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन दो सैनिक सेनापति के साथ कैलाश के घर पर आते हैं। कैलाश, तुम्हें महाराज का बुलावा आया है। हमारे महाराज तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। और कैलाश सेनापति के साथ राजमहल चला जाता है। महाराज, यही वह आदमी है जिसकी खोज हम इतने दिनों से कर रहे थे। कैलाश, मुझे तुमसे एक मदद की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी महाराज, क्यों नहीं। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस मदद के बदले में मैं तुम्हें बहुत सी बीघा ज़मीन और बहुत सा धन दूंगा। महाराज, मुझे ज़मीन और धन देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपके शासन में हम बहुत खुश हैं और जिस राजा की प्रजा उस राजा से संतुष्ट होती है वह राजा धर्मात्मा कहलाता है। तो मुझे ऐसे धर्मात्मा राजा की मदद करने का अवसर मिला है। मैं इस अवसर को यूं ही हाथ से नहीं जाने दूंगा। कैलाश, तुम एक ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताता हूँ। और राजा कैलाश को सारी बात बता देता है। ठीक है महाराज, मैं आपके लिए इस काम को करने को तैयार हूँ। और कैलाश उस वृक्ष की खोज में निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे वह वृक्ष दिखाई देता है। मुझे लगता है यही वह वृक्ष है जो महाराज ने मुझे बताया था। प्रणाम वृक्ष जी, मुझे यहाँ रूपनगढ़ के राजा भानु प्रताप ने भेजा है। मैं यहाँ उनके प्रिय पुत्र के श्राप का उपाय जानने आया हूँ। कैलाश, मुझे मालूम है तुम यहाँ किस लिए आए हो। राजकुमार के श्राप का समाधान आसान नहीं है। इसमें बहुत जोखिम है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं वृक्ष जी, वैसे भी अगर यह जीवन किसी के काम न आ सका तो यह जीवन किस काम का। तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक फल दूंगा जिसे खाने के बाद तुम गहरी निद्रा में चले जाओगे और जब तुम्हारी निद्रा टूटेगी तब तुम दूसरी दुनिया में होगे और वह दुनिया इंसानों की नहीं राक्षसों की है। वहाँ के राजा से मिलना और वह तुम्हें एक माला देंगे। उस माला को तुम्हें राजकुमार के गले में पहनाना है। इससे उन्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है वृक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैलाश उस फल को खा लेता है और वह गहरी निद्रा में चला जाता है। उसकी नींद टूटने पर वह दूसरी दुनिया में आ जाता है। तुम कौन हो? तुम हमारी दुनिया के तो नहीं लगते। बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या आप मुझे अपने राजा से मिलवा सकते हैं? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हमारे राजा के पास लेके चलता हूँ। और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रणाम महाराज, यह मनुष्य दूसरी दुनिया से आया है। यह आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता है। मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन जिस माला के लिए तुम यहाँ आए हो वह काम खतरे से खाली नहीं है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं महाराज, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और राक्षस कैलाश को वहाँ ले जाता है। यही वह माला है जो राजकुमार के श्राप का समाधान है। पर
इसको छूने से पहले यह बात ज़रूर ध्यान रखना, अगर तुम इसे स्पर्श करोगे तो तुम जल जाओगे। पहले तुम्हें वह सोने के पात्र में रखा जहर पीना होगा, जिससे तुम धीरे धीरे मृत्यु को पालोगे। फिर तुम उस माला को स्पर्श कर सकते हो। और यह सुनकर कैलाश डर जाता है। क्या हुआ तुम्हारी बहादुरी को अब, हैं? मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं इस जहर को जरूर पीऊंगा और उस माला को राजकुमार के लिए जरूर लेके जाऊंगा। और कैलाश उस सोने के पात्र से वह जहर पी लेता है। कैलाश, मैं तो सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। इस सोने के पात्र में कोई जहर नहीं, सिर्फ पानी है। अब तुम यह माला ले जा सकते हो और अपने राजकुमार को पहनाकर उसको श्राप मुक्त कर सकते हो। धन्यवाद राक्षस जी, आपका यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और कैलाश वहां से वह माला ले आता है और वह राजकुमार को श्राप से मुक्ति दिला देता है और राजा इस बात से खुश हो जाता है। धन्यवाद कैलाश, आज तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी के कारण मेरा प्रिय पुत्र श्राप से मुक्त हो गया। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है महाराज, यह तो मेरे सौभाग्य था।